इस वीडियो में हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझने जा रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का राइज कैसे हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने पीरियड में कैसे कैसे उसने शासन किया है और साथ में कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि नेपोलियन बोनापार्ट का राइज जो है वहाँ के पॉलिटिकल कंडीशन जो फ्रांस में थी उसके कारण हुआ है, साथ में नेपोलियन बोनापार्ट की खासियत के कारण हुआ है। मिलिट्री स्कूल से उसने पढ़ाई की, बाद में उसने आर्मी ज्वाइन किया और वहाँ से विद इन 4 ईयर्स यानी कि 1795 से 1799 के बीच में वो एक नॉर्मल पोजीशन से वो जो है लीडर ऑफ आर्मी जो है फ्रांस का वो बनकर उभरता है। और इन सब के इमरजेंस में हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी प्रिवेल कर रही थी सिंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बिगिनिंग से, उसका उसे कैसे फ़ायदा मिला। तो हमने देखा कि जब फाइनली रेन ऑफ टेरर एंड करता है तो उसे रिप्लेस करके डायरेक्टरी का सिस्टम आता है। बट डायरेक्टरी के लोग जो थे वो काफ़ी इनकैपेबल थे, इनएफिशिएंट थे। जो प्राइस राइज की समस्या थी, जो इकोनॉमिक डिस्पेयर की समस्या थी, इन्फ्लेशन की समस्या थी, उन्होंने इनमें से किसी को भी सॉल्व नहीं किया। तो फाइनली लोग जो था उससे परेशान हो गए थे। साथ में ये जो बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो इससे भी लोग परेशान हो गए थे और एक स्ट्रॉन्ग लीडर के वो खोज रहे थे जो कि इन सारे सिस्टम को स्टेबलाइज कर सके। डायरेक्टरी ने नेपोलियन बोनापार्ट को जो है मिलिट्री का लीडर बनाया और साथ में डायरेक्टरी को लगा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी इनएफिशिएंसी छुपाने के लिए उसने क्या किया कि उसने जो है इटालियन एक्सपेडिशन जो है एक स्पॉन्सर किया जिसका लीडर नेपोलियन बोनापार्ट था। अब उस एक्सपेडिशन में नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, वहाँ से वो कई सारे क्या है म्यूज़ियम वगैरह उनका रैंसैक किया, जो भी उनका आर्ट वगैरह था वो सारा उठा कर लेते आया और काफ़ी लूटपाट मचाया। तो इससे उसकी पॉपुलैरिटी फ्रांस में एज ए ग्रेट लीडर, एक ग्रेट आर्मी के लीडर के रूप में उभर चुकी थी। तो जब लोग डायरेक्टरी से डिस्पेयर में रहेंगे, डायरेक्टरी से लोग परेशान रहेंगे, तो क्या होगा, लोग एक जब स्ट्रॉन्ग लीडर खोजेंगे तो आर्मी का यह कमांडर जो कि काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस चार्मिंग पर्सनालिटी के रूप में जाना जा रहा था, वो एक ऑब्वियस चॉइस के रूप में उभरता है। ठीक है, तो यहीं से जो है नेपोलियन बोनापार्ट की शुरुआत होती है। जब लोग डायरेक्टरी से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो नेपोलियन बोनापार्ट के दोस्तों ने उसे सजेशन दिया कि तुमको जो है पावर कैप्चर कर लेना चाहिए। तो इसने क्या किया, आर्मी लेकर ये जो नेशनल असेंबली है उसको उसने घेर लिया। कुछ लोग भाग गए, जो लोग बचे उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट में डर के मारे साइन कर दिया कि ठीक है डायरेक्टरी डिसॉल्व हो गई। इसके साथ डायरेक्टरी डिसॉल्व हो गई और अब उन्होंने उस सिस्टम को रिप्लेस किया 3 काउंसल्स के सिस्टम से। पहले 5 डायरेक्टर थे, अब 3 काउंसल्स होंगे और उसमें एक वन ऑफ द काउंसल्स जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट था। बट इफेक्टिवली वो अकेला ही एक मोनार्क की तरह काम करना शुरू कर दिया। बाद में उसने क्या किया है, एक प्लेबसाइट करवाया। प्लेबसाइट में ज़्यादातर लोगों ने उसके लिए वोट किया, उसके फेवर में वोट किया और फाइनली वो एक मोनार्क बन गया। एक बार शासन में आने के बाद नेपोलियन ने काफ़ी दिमाग से काम लिया। उसे पता था कि सिर्फ मिलिट्री का जो उसका जो इम्प्रेशन है वो उसको स्टेबिलिटी नहीं देगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि फ्रांस में कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे पीस आए, उसके लिए उसने काम करना शुरू किया। और उसमें सबसे पहला उसने काम किया कि बाकी के यूरोपियन पावर्स के साथ उसने एग्रीमेंट करके वहाँ पर पीस लाया। ठीक है, तो जो ही नेपोलियन शासन करने आया तो क्या हुआ, ब्रिटेन के एक्साइटमेंट पर पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन लोगों ने फ्रांस पे अटैक किया। उसने काफ़ी बोल्डनेस के साथ उसका सामना किया और साथ में उसने उनको हराने के बाद उन सब के साथ एक पीस ट्रीटी की। फॉर एग्जांपल रशिया के साथ उसने तिलसित की ट्रीटी की है, इंग्लैंड के साथ उसने ट्रीटी ऑफ एमीन्स किया है और उन सब का होल पॉइंट ये था कि हम किसी तरह से जो है फ्रांस में पीस रखें ताकि हम इकोनॉमिक चेंज ला सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकें, ताकि एक स्टेबिलिटी आए, ताकि उसका खुद का किंगडम जो है वो जो है सिक्योर हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब एक बार ये पीस का इन्वायरमेंट बन जाता है, तो जब एक बार पीस स्टैब्लिश हो गया तो उसके बाद उसने फ्रांस को बिल्डअप करना शुरू किया। इकोनॉमिक फ्रंट पे उसने सबसे पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। ठीक है, दूसरा उसने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया ताकि इकोनॉमिक ट्रेड एंड एक्टिविटीज़ ग्रो कर सके। साथ में एजुकेशन को उसने सेकुलर और टेक्निकल बनाया ताकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके। ट्रेड एंड कॉमर्स को उसने प्रमोट किया और उसने स्ट्रैटेजिकली जानकर, हालांकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स के अगेंस्ट था, फिर भी उसने स्ट्रैटेजिकली पोप के साथ एक कॉन्कॉर्डेट या एग्रीमेंट किया जिसके अंतर्गत उसने बोला कि फ्रांस के लोग जो हैं अगर वो क्रिश्चियन है तो वो अपना फेथ मान सकते हैं, लेकिन इसके बदले में
पोप या क्रिश्चियन जो हैं वो कभी भी इंटरफेयर उसके जो है एक्टिविटी में, पॉलिटिकल रूल में नहीं करेंगे। तो एक तरह से उसने पोप के साथ भी, मतलब वो अपने सारे एनिमीज को एक तरह से क्या कर रहा है, शांत कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो है वहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। वो लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के लिए उसने एक यूनिफॉर्म कोड बनाया था, जिसका उसका मानना था कि इन सब के फॉलो करने से एक सोसाइटी अच्छी सोसाइटी बनेगी, एक डेवलप्ड सोसाइटी बनेगी। उसके नेपोलियन कोड में जो था सिविल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, ट्रेड रूल्स और अलग अलग एस्पेक्ट्स को उसने अपने नेपोलियन कोड में कवर किया था। हालांकि क्रिटिसिज्म में कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि कहने के लिए वो लिबरेटिंग नेपोलियन कोड था, बट उसने इनडायरेक्टली जो उसकी क्रिटिसाइज कर सकते थे, फॉर एग्जांपल मीडिया के फ्रीडम पे उसने कंट्रोल किया था। तो हम देखते हैं कि नेपोलियन के पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स ने भी काफ़ी ग्रो किया है, और फाइनली उसने जो है पेरिस के ब्यूटिफिकेशन पे भी काफ़ी सारा काम किया है। इटली से जितने भी वो आर्ट एंड कल्चर वाले जितने भी एस्पेक्ट को उठा कर लाया था, वहाँ से जो रैंसैक करके लाया था, उन सबको मिला के उसने म्यूज़ियम बनवाया, रोड्स वगैरह अच्छा करवाया, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करवाया। तो इस तरह से नेपोलियन का जो ये पीस का पीरियड है वो फ्रांस के रीबिल्डिंग का फेज है। ये वो फेज है जिसमें वो अपने आप को विद इन फ्रांस एकदम अनचैलेंज्ड अथॉरिटी के रूप में स्टैब्लिश करता है। जब एक बार उसने इंश्योर कर लिया कि पूरा का पूरा फ्रांस उसके ग्रिप में है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रॉस्पर कर रही हैं, पूरा पीस का माहौल है और फ्रांस डेवलपमेंट के पाथ पे है, यहाँ से उसका मिलिट्री का एम्बिशन स्टार्ट होता है। और वो एक एक करके जितने भी आसपास के किंगडम्स हैं उन सबको वो डिफीट करता है। जिनको डिफीट नहीं भी करता है उनके साथ इस तरह का अलायंस बनाता है कि वो लोग उसकी बात मानेंगे। फॉर एग्जांपल उसने रशिया के साथ, प्रशिया के साथ या फिर ऑस्ट्रिया के साथ इस तरह के अलायंस किए ताकि वो लोग उसकी बात मान लें। केवल और केवल जो किंगडम्स उसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे उनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रिटेन, जिसके साथ उसकी कभी नहीं बनी। और जो ये एस्पिरेशन है ब्रिटेन को डोमिनेट करने का, कहीं ना कहीं यही उसके डाउनफॉल का भी कारण बना। दूसरा पुर्तगाल, वो भी उसके कब्जे में नहीं आया। ठीक है, तो फिर जब वो एक बार जीत जाता था जिस एरियाज़ में, तो वहाँ पर वो अपने रिलेटिव, भाई, इन सबको वो वहाँ पे राजा की तरह से सेटअप कर देता था। ठीक है, शुरुआत में कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने उसको एक्चुअली क्या किया, अच्छे से एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरह से फ्रांस का डेवलपमेंट किया नेपोलियन ने। बट जब उसने अलग अलग पार्ट्स में अपने इनएफिशिएंट भाइयों को रूल के लिए बिठा दिया, तो लोगों ने रियलाइज किया कि ही जस्ट अनदर रूलर, मतलब उसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि जो काम वो फ्रांस के लिए कर रहा था वो उनके लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उसके जो भाई लोग थे वो लोग काफ़ी जो थे लेजी थे, इनएफिशिएंट थे, और फिर अगेन वो जो डिग्रेडेड किंगडम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लागू हो रहा था उनके ऊपर में। तो इन सब वॉर में जहाँ कि वो सारे वॉर जीत रहा था, एक वॉर था जिसमें कि वो हारा, और वह हार ही डिसाइड किया कि उसके आने वाले टाइम का फ्यूचर का क्या था। वो था बैटल ऑफ ट्रफलगार। ट्रफलगार एक्चुअली ब्रिटेन के नेवी के बीच में और फ्रांस की नेवी के बीच में लड़ाई है। ठीक है, और उसमें वो बुरे तरीके से हार जाता है, और ये चीज़ एक चीज़ इस्टेब्लिश कर देती है नेपोलियन के दिमाग में कि वो जो है नेवी के पावर में कभी भी ब्रिटेन को नहीं हरा सकता है। वो एक तरह से केवल ज़मीन पर अनडिफिटेड है, बट वाटर में जो है या नेवी के सेंस में जो है इंग्लैंड काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ से उसका इंग्लैंड के प्रति हेट्रेड भी चालू होता है कि हमको इसको कैसे हराना है। ठीक है, तो जब वो उसने देख लिया कि वो जो है नॉर्मल मिलिट्री के वे में उसे नहीं हरा सकता है, क्योंकि फ्रांस को अगर इंग्लैंड को हराना है तो उसे इंग्लिश चैनल क्रॉस करना पड़ेगा। जब उसका ये पता चल गया कि वो नहीं हरा सकता है, देन ही डिसाइडेड टू स्टार्ट एन इकोनॉमिक वारफेयर, और इसी इकोनॉमिक वारफेयर को हम लोग कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है? एक तरह से इकोनॉमिक वारफेयर का सिस्टम है। वो समझ चुका है कि वो नेवी में इंग्लैंड को नहीं हरा सकता है, तो ओनली वे उसने सोचा कि इंग्लैंड को मैं हैम्पर कर सकता हूँ, ब्रिटेन को मैं डैमेज कर सकता हूँ, वो है कि मैं उसके अगेंस्ट इकोनॉमिक वारफेयर करूँ। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अंतर्गत उसने क्या किया, उसके सारे इन्फ्लुएंस में जो यूरोप था, जो लैंड वाला यूरोप है, उसको उसने फॉरबिड किया कि वो लोग ब्रिटेन के साथ क्या करें, ट्रेड नहीं करें। दूसरा, उसके जो जहाज हैं उसको रिफ्यूल नहीं करने दें। तो एक तरह से तुम इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन में ब्रिटेन के साथ जा रहे हो। यह देखने में और सुनने में जितना अच्छा लगता है, बिकॉज नेपोलियन का एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल पूरे यूरोप पे था, बट
जितना ये देखने और सुनने में अच्छा लगता है, ये उतना ही इनएफेक्टिव रहा। हुआ क्या, एक तो ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी एनिमोसिटी जो है वो पीक पर पहुंच गई है। दूसरा क्या है, नेपोलियन के पास जो है इसको इन्फोर्स करने का कोई सिस्टम नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी नेवी तो स्ट्रांग है नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि इसके अपोजिशन में ब्रिटेन ने भी अपना नेवल ब्लॉकेट का सिस्टम किया कि जो देश उसको नहीं इस तरह करने देंगे, रिफ्यूल करने देंगे, वहां पर हम किसी भी जहाज को आने ही नहीं देंगे। तो इसके कारण चूंकि पानी में ब्रिटेन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो बाकी के देश जो हैं वो मजबूरी में ब्रिटेन के साथ हो रहे थे इनडायरेक्टली। हो क्या रहा था, इवन उसके भाई जिसको कि उसने शासन पे बिठाया था जीतने के बाद, वो लोग भी इनडायरेक्टली चुपचाप इस पूरे सिस्टम का रिवोल्ट कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ ट्रेड कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ वो जो है ब्रिटेन को रिफ्यूल करने दे रहे थे और ब्रिटेन के साथ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाए रख रहे थे। जो लोग उसको फॉलो भी कर रहे थे, वो लोग का ग्रीवांस जो था नेपोलियन के साथ बढ़ता जा रहा था। फॉर एग्जांपल रशिया काफ़ी ज़्यादा एग्रीव था फ्रांस के इस पॉलिसी के साथ, और वो लोग क्योंकि ब्रिटेन के साथ ट्रेड करना चाह रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है ये एक तरह से ग्रीवांस क्रिएट कर रहा था विद इन यूरोप जो है नेपोलियन के अगेंस्ट में। कुछ कंट्रीज खास करके स्पेन और पुर्तगाल ने तो ओपनली डिफाइड भी किया कि हम नहीं मान रहे आपकी बात, और इसको सप्रेस करने के लिए वो रेगुलर आर्मी भेज रहा था और वहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर में स्पेन के लोग इंगेज हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ था, गुरिल्ला वारफेयर में क्या होता है, आपकी कैजुअलिटी ज़्यादा होती है और वो लोग तो छुप जाते हैं लड़ाई करके, और लोकल टेरेन समझ में आने के कारण गुरिल्ला जो फोर्स होता है उसका कैजुअलिटी कम होता है। तो ये जो स्पेन में गुरिल्ला वॉरफेयर था, इसके कारण एक कांस्टेंट आर्मी का ड्रेन हो रहा था नेपोलियन के ऊपर, और इसी को स्पेनिश अल्सर भी बोलते हैं, इसे स्पेनिश अल्सर भी बोलते हैं। और ये जो ब्लीडिंग है, ये जो कांस्टेंट ब्लीडिंग ऑफ रिसोर्स है, ये कांस्टेंट ब्लीडिंग ऑफ आर्मी है, जो नेपोलियन स्पेन को कंट्रोल करने के लिए अपने कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहा था, दिस लेड वन ऑफ द कॉज ऑफ डिफीट और एंड ऑफ नेपोलियन एरा। दूसरा रीजन जो नेपोलियन के डाउनफॉल का था वो था उसका रशियन इन्वेजन। हमने पहले क्या देखा था कि उसने ट्रीटी ऑफ तिलसित के थ्रू रशिया के साथ एक पीस एग्रीमेंट कर रहा था, बट हम देखते हैं कि जब 1812 आता है तब तक उसका एस्पिरेशन इतना हाई हो जाता है कि वो रशिया को भी जीतना चाहता है। और रशिया पे अटैक करने का उसका एक और कारण था, वो था कि उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो था वो ओपनली डिफाई कर रहा था, वो ब्रिटेन के साथ ट्रेड कर रहा था, और कहीं ना कहीं पूरा यूरोप और रशिया खास करके एग्रीव था उसके कॉन्टिनेंटल सिस्टम से। तो उसको सबक सिखाने के लिए नेपोलियन अपने पूरे आर्मी के साथ रशिया पे अटैक करता है। यहाँ पर रशियंस ने काफ़ी दिमाग से काम लिया, उसने पता था कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जीतेंगे, कुछ कुछ बैटल्स हुए हैं, बट अगेन रशिया ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। वो क्या अपनाई कि वो पीछे हटते गए, अपनी आर्मी को पीछे हटाते गए, और शुरुआत में नेपोलियन को लगा अरे मैं तो जीत रहा हूँ, वो अंदर जाता गया। बट यहाँ पर रशियंस ने काफ़ी स्मार्टली काम किया। उन्होंने क्या किया, जहाँ से वो पीछे हटते थे उस एरिया को कम्प्लीटली वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे। इससे क्या होता था, जो आर्मी अंदर आ रही थी उसे खाने पीने के लिए जो आसपास रिसोर्स था वो नहीं मिल पा रहा था। ये पीछे हटते हटते मॉस्को तक चले गए, और ये उनका पीछा करते करते मॉस्को तक पहुँच गए, ठीक है। और रसिया में सर्दी बहुत खतरनाक पड़ती है जो कि फ्रांस में नहीं पड़ती है, ठीक है। और फ्रांस में क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट है। तो वो खैर ज्योग्राफी में आप अगर ज्योग्राफी के वीडियो में देखेंगे तो आप देख पाएंगे। बट अगेन रशिया में जब खतरनाक ठंड पड़ने लगी और इनके पास जो था रिसोर्स नहीं था, क्योंकि इनको रिसोर्स पूरा का पूरा फ्रांस से पुल अप करना पड़ रहा था, क्योंकि रशियंस अपने रिसोर्सेज को, गांव को, जो भी एरिया इवैक्यूएट कर रहे थे वो जलाते जा रहे थे, वो डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। तो फाइनली ये लोग इतना एग्जॉस्टेड हो गए कि ये सोचे कि अब रिट्रीट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। जब उन लोगों ने रिट्रीट करना शुरू किया तब रशियंस ने पीछे से हंट करना शुरू किया और इनकी आर्मी को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। फाइनली जब नेपोलियन भागकर वापस पहुंचा है तो केवल और केवल उसके पास 10,000 की आर्मी बची है, और ये पीरियड था जब नेपोलियन अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर था, और यही पीरियड का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया। उसने मोबिलाइज किया सारे के सारे बाकी के किंगडम्स को, फॉर एग्जांपल रशिया को, ऑस्ट्रिया को, पर्शिया को, कि चलो अभी नेपोलियन सबसे वीक है और अभी अटैक करते हैं। और ये जो है यही पॉइंट से जो है बैटल ऑफ नेशंस लिप्जिग में हुआ है, और वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि नेपोलियन की फाइनली हार हुई है। तो नेपोलियन जब वापस रशियन इन्वेजन के बाद पहुंचा है फ्रांस में, तो उसने रियलाइज़ कर लिया है कि उसकी स्थिति बहुत वीक है और लोग उस पर अटैक करेंगे, तो उसने वापस से आर्मी स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू किया। पर जो आर्मी को ट्रेन करने में समय मिलता है और जो एक क्वालिटी आर्मी बनाने में समय मिलता है वो उसे बिल्कुल भी नहीं मिला।
तो उसने फार्मर्स वगैरह जो भी इनरोल कर रहे थे सबको उसने इनरोल करके एक बड़ी सी फौज खड़ी कर ली, बट इफेक्टिव आर्मी वो नहीं थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जब देखा कि ये सही समय है अटैक करने का, तो ब्रिटेन ने रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया इन सबको मोबिलाइज किया और सारे के सारे नेशंस जो हैं फ्रांस पर एक साथ अटैक कर दिए हैं। और ये जो लड़ाई है दिस इज़ नोन एज बैटल ऑफ नेशंस, जो कि लेप्जिग में हुई थी। और इसमें फाइनली नेपोलियन बुरी तरीके से हार गया। नेपोलियन जब हार गया तो सारे कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि नेपोलियन को हम लोग जो है इटालियन आइलैंड एल्बा में जो है हम लोग वहाँ पर उसको रख देते हैं, ठीक है। और एक तरह से सबको ये लगा कि नेपोलियन की कहानी अब खत्म हो गई। इन लोगों ने जो बर्बन डायनेस्टी, याद होगा लुई 16 जहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, तो उसी के वंशज को खोजा और उसको लुई 17 बनाकर उन्होंने वापस से क्या किया, उसको गद्दी पर बिठा दिया। और नेपोलियन इस बीच में कहाँ है, इटली के एल्बा के आइलैंड पे पड़ा हुआ है। अब जब लुई 17 शासन करना शुरू किया तो वो काफ़ी अनपॉपुलर, हाईली इनएफिशिएंट और हाईली करप्ट टाइप का आदमी था। तो 100 दिन के आसपास ही हुए थे, उसमें वो इतना अनपॉपुलर हो गया, इतना ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया कि वापस से नेपोलियन जो एल्बा में बैठा हुआ था वो सपने देखने लग गया कि मैं वापस अटैक कर सकता हूँ और मैं वापस से शासन पे आ सकता हूँ। वहाँ से वो वापस फ्रांस आया। फ्रांस में जब वो आया तो लोगों ने उसे बहुत चीयरफुल्ली रिसीव किया और जहाँ पर वो लैंड किया था वहाँ के आसपास के लोग मिले, सब ने उसके साथ खड़े हो गए कि नहीं हम लोग आपके साथ लड़ेंगे। तो जब ये देखा इंग्लैंड ने वापस से, तो कहा कि यार ये तो वापस से आ गया। तो उसने पर्शिया को बोला कि चलो इसको शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। तो पर्शिया और इंग्लैंड ने फाइनली वाटरलू की लड़ाई में, लड़ाई भी नहीं कहे मतलब इफेक्टिवली गांव वाले, नेपोलियन और एक साइड जो है पर्शियन आर्मी और एक तरह से ब्रिटिश आर्मी, इस लड़ाई में, वाटरलू की लड़ाई में बुरी तरीके से नेपोलियन वापस आ रहा है। और इस बार इन्होंने उसको परमानेंटली सेटल करने के लिए सेंट हेलेना के जेल में बंद कर दिया, जो कि एक आइलैंड है साउथ अटलांटिक में। और इसके बाद से जो है नेपोलियन का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें कि नेपोलियन के डाउनफॉल के क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहला कारण जो था वो था उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम, जो कि हाईली इनएफिशिएंट था। उसी से जुड़ा हुआ है कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है स्पेनिश ड्रेन जो उसका है, जिसको स्पेनिश अल्सर के रूप में भी लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली अपना रिसोर्स और आर्मी वेस्ट कर रहा था। साथ में ब्रिटिश का जो नेवल सुप्रीमेसी है वो भी उसके कारण बना। और कहीं ना कहीं ये जो नेवल सुप्रीमेसी है ब्रिटिश की, यही कारण था कि कभी भी फ्रांस और नेपोलियन जो था कंफर्टेबल नहीं था ब्रिटिश के प्रेजेंस से, वो हमेशा उसको खतरा की तरह दिखता था, ठीक है। और साथ में रशियन इन्वेजन जो है, जिसने कि उसकी आर्मी के स्ट्रेंथ को केवल 10,000 तक छोड़ा, जिससे कि वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पर था और आसानी से बैटल ऑफ नेशंस में बाकी की कंट्रीज़ ने नेपोलियन को हरा दिया, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कारण है। जैसा कि मैंने बताया था कि नेपोलियन जब रूल करना शुरू किया था तो लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे, पूरे यूरोप के लोग। उनको क्या लगा कि जिस तरह से उसने फ्रांस में पीस लाया है, फ्रांस में डेवलपमेंट किया, उसी तरह से वो जो है हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट करेगा। बट जो उसने अपने किनशिप वाले लोगों को, भाइयों को, चचेरे भाइयों को, इन सबको जो गद्दी पर बिठाया, दे वर हाईली इनएफिशिएंट एंड करप्ट। तो उन लोगों ने कोई तो सिस्टम में चेंज नहीं किया। तो लोगों के अंदर धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि अगर हम खुद से शासन नहीं करें, सेल्फ रूल नहीं करें, तो हमारा भला नहीं होगा। और नेपोलियन ने जो पूरे पीरियड में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यूरोप में क्रिएट किया, तो कहीं ना कहीं जो एक नेशनैलिटी के लोग हैं उनके अंदर, नेशनैलिटी मतलब आइडेंटिटी के बेस पे टेरिटोरियल एसोसिएशन, जब एक टेरिटरी के लोग ऐसा फील करते हैं कि वो सारे लोग एक जैसे हैं, उनका एक कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन लैंग्वेज है, और उसके बेस पे वो चाहते हैं कि वो खुद रूल करें, सेल्फ रूल करें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिस्टिक फीलिंग। तो ये जो नेशनलिस्टिक फीलिंग का पूरे यूरोप में उस पीरियड में राइज हो रहा। अब लोग क्या चाह रहे थे कि डेमोक्रेटिक रूल हो, और वो रूल क्या हो, नेशन स्टेट के बेस पे हो। नेशनलिज्म एंड वीक रूलर्स स्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन, उसके भाई, कज़न वगैरह जो भी थे, उनका इनएफिशिएंट रूल भी एक जो है उनके डिफीट का कारण बना। तो शॉर्ट में ये था नेपोलियन की हिस्ट्री, बायोग्राफी जो हमने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब नेपोलियन पूरे पावर स्ट्रक्चर से हट गया है तो एक बड़ा सा पावर वैक्यूम, क्योंकि नेपोलियन ने अपने टाइम पे काफ़ी बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर लिया था, तो उसके हटने के बाद कैसे पावर मैनेज होगा, कैसे पीस आएगा यूरोप में, इसके लिए कांग्रेस ऑफ वियना किया गया। तो ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कांग्रेस ऑफ वियना में देखेंगे।